सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन में पहला, अगर आपको वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। इन जनरल वे में क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो दोनों का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूट उसे कहते हैं जो प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में, इन जनरल वे में, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो लार्जर अमाउंट में होगा तो सॉल्वेंट हो जाएगा, और अगर लेसर अमाउंट में होगा तो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो पहला है ये पॉइंट, अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, तो सॉल्यूट निकल सकता है, इनमें से एक अब्सेंट हो, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। लिखते चले जाना फॉर्मूला, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड आता है, केवल जो 20% होता है वो फॉर्मूले से हट के आता है, यानी हाई लेवल का आएगा। तो न्यूमेरिकल में भी 80% क्वेश्चन आपका केवल जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर निकल जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसीलिए फॉर्मूले को याद करना है, किसके लिए कौन सी चीज यूज होती है, पहला। सेकेंड वन इज मास परसेंटेज, सेकेंड इज मास परसेंट। तो सबसे इजी है, इज इक्वल टू मास या वेट, यहां पे एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया आपके पास मास परसेंटेज। इसको W बाई डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, या दिखाते हैं बाई मास से। अगर क्वेश्चन में लिख दिया बाई मास या W बाई डब्ल्यू, तो इसका मतलब मास परसेंटेज है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, सेकंड सॉरी। थर्ड आता है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे वॉल्यूम लिख देना है बस आपने, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको दिखाते हैं W बाई V बाई V से, या बाय वॉल्यूम भी लिखा होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज है, तो लिखा होगा बाय वॉल्यूम या V बाई V। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। एक आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, अब मास ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया, मास या वेट एक ही टर्म्स है यहाँ पे, मास कहो या वेट कहो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो नीचे होगा वो सॉल्यूशन लिखा होगा, और इनटू 100। तो ये हो गया। और अगर इसको शॉर्ट में लिखा होगा तो लिखा होगा W बाई V या बाय मास वॉल्यूम। ठीक है, इससे लिख लो, ये क्वेश्चन के बीच में आएगा। जैसे लिख दोगे डन कह देना, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। यस सर। अब आता है नेक्स्ट वन, देखो, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मास या मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होना चाहिए लीटर में। ठीक है, तो अगर ये लीटर में हो गया, ये किस में हो गया, ग्राम में हो गया, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, यानी इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये आपका प्रैक्टिकल में काम आएगा, जब प्रैक्टिकल आता है तो उसमें बोलते हैं स्ट्रेंथ बताओ, तो आप मोलैरिटी निकालते हो, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास या
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, इसे लिख लो। डन सर। डन, ओके। निधि, सर हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें मोलैलिटी, स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट होता है उसको हम दिखाते हैं बी से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को दिखाएंगे बी से, यानी हो जाएगा NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है उसको दिखाते हैं A से, तो ये हो जाता है WA, और ये होना चाहिए केजी में, केजी में, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में हम कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास, और ये ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में तो ग्राम में दिया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वेट ऑफ बी होता है सॉल्यूट के लिए, ध्यान रखना, बी का मतलब हो जाता है सॉल्यूट, और ए का मतलब होता है सॉल्वेंट, और MB का मतलब होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WB होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इससे। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसे लिख लो आप। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या आता है। अगर आपने डाइल्यूशन किया तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करते ही क्या होगा, ये आ जाता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने इसकी मोलैलिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, आपने कुछ इसमें वाटर मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो इसकी मोलैलिटी भी चेंज हो जाएगी और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और अगर आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद आता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है तीसरे वाला। सर हो गया। हो गया ना, वेरी गुड। इसके बाद हम इस शीट को सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन वाले की, ताकि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है उसकी उसमें वो ना आए प्रॉब्लम। अब इसमें बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? तो जो मोलैलिटी होती है ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी इसमें टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोलैलिटी बढ़िया है या मोलैरिटी, तो मोलैलिटी बढ़िया होती है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है, इसीलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर हो गया। हो गया। अब ऐसी देखो, जैसे ये है वैसी आती है नेक्स्ट इज मोलैरिटी। सेम चीज है, बस इस वो कैपिटल M होता है, मोलैरिटी होता है कैपिटल M। तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है जैसे हमने अभी किया था, वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू भी वही करेंगे, WB अपॉन MB इंटू 1000
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए ml में, क्योंकि लीटर था 1000 से डिवाइड किया हमने तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपको फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। यानी इसको बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ ये भी क्या होगा, कम ज्यादा हो जाता है, तो डिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए जब भी एक क्वेश्चन इसमें आया था कि बताओ मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सी बढ़िया है, ठीक है, विच वन इज बेस्ट, या कौन सा टेम्परेचर के टर्म्स में बेटर है, तो जो बेटर वाला है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोलैलिटी वाला बेटर हो जाएगा। मोलैलिटी बेस्ट हो जाती है, हाँ श्वेता, ठीक है। तो ये बेटर हो जाती है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सर हो गया। हो गया, पूरा लिख लिया ये, यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगता है, अगर दो क्वांटिटी आपको दे दी तो लगेगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको कि एक का दिया है दूसरे का निकालना है, दूसरा m1v1 प्लस m2v2, अगर दो चीज को आपने मिक्स कर दिया और बोलेगा तीसरे का बताओ तो हो जाएगा m3v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो जैसे उसमें था वैसे इसमें भी यूज होगा, सेम। डन, सर हो गया। यस सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, तो सपोज मैंने कहा ए और बी दो चीज है। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये लिक्विड फेज के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताते हैं ये होता है लिक्विड फेज के लिए। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इन दोनों का सम क्या होता है, 1 हो जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम हो जाता है 1, क्योंकि टोटल एक क्वांटिटी थी, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब पार्ट हो गया, तो एक के अलग अलग पार्ट करते, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। नंबर मोल्स मतलब होता है वेट अपॉन मोलर मास, फिर अपॉन वेट अपॉन मोलर मास प्लस वेट अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में मोलर मास आपको खुद निकालना पड़ेगा, वेट गिवन होता है, तो यहां से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ऐसे ए का और ऐसे बी का, ठीक। यस सर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। आप देखो एक चीज और आता है इसमें, अभी क्वेश्चन में आएगा आगे, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। एक आता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, सॉरी वेपर फेज। अगर क्वेश्चन आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो ये इससे नहीं होता, ये आपका राउल्ट्स लॉ से लगता है वेपर फेज में। तो इसमें क्या होता है, इसको दिखाते हैं वाई से, ध्यान रखना, दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो इसे वाई से दिखाएंगे। वाई इज इक्वल टू हो जाता है पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब देखो क्वेश्चन यही दे दिया उसने कि मोल फ्रैक्शन निकालो, लेकिन लिख देगा वेपर फेज में, तो पी ए इसमें राउल्ट्स लॉ लगता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स एक्स बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। और ऐसे अगर बी के लिए निकालना है तो इसको वाई से दिखाते, ध्यान रखना, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों का सम इसमें भी 1 आता है। अगर एक का आपको पता चल गया तो दूसरे का निकल जाता है। इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिख देगा कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और जो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको वेपर फेज वाला, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला मैं लिखाता हूं आपको,
इसके बाद में आपको सॉल्यूशन की शीट भेजूंगा एक, उसे सॉल्व करना आपने, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, चाहे आज ही पूछो आप सॉल्व करने के बाद या आप कल पूछो, ठीक है। आप जितना देखो आप मेहनत करोगे उतना आपको आएगा, मैं कितना भी बता दूंगा आपको उतना नहीं आने का जब तक आप खुद मेहनत नहीं करो। तो आप पहले खुद ट्राई करो, फिर जहां जहां डाउट है वो मुझसे पूछो। तो यहां तक हो गया, देखो इसमें ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन वाले। अब इसमें नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि सेम होता है, जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वही यूज होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 यानी 10 लाख, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे परसेंटेज में 100 से होता है, यहाँ पे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। सर नोट क्या है? क्या है, कौन सा? पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, और 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6। तो इसमें कौन सा पूछ रहे हो आप, फिर से करना ठीक एक बार। सर हो गया। सर मैंने कहा हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। अब आता है इसमें मास फ्रैक्शन, वैसे रेयर आता है लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं मास फ्रैक्शन भी। सर जो ये आपने वेपर प्रेशर फेस वाला बताया, ये वाला इम्पोर्टेंट है? हाँ, अगर क्वेश्चन उसने बदल दिया, वेपर फेज लिख दिया, तो आंसर बदल जाएगा पूरा। अब आप सोचिए मोल फ्रैक्शन तो आसान है, और क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन भी दिया होगा, तब आप बोलोगे तो क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो वो मोल फ्रैक्शन होता है इन वेपर फेज। ऐसी मास फ्रैक्शन के लिए ए और बी लेते हैं हम, तो मास सर इसमें जो पी है वो वेपर फेस का वो है? हाँ, वो राउल्ट्स लॉ में लगेगा, अभी इसके आगे मैं बताऊंगा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट, ऐसे बी के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट, ठीक है। और इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, इन दोनों का सम 1 सेम है, बस मास में यहाँ पे मास आ जाएगा दोनों में, और मोल में यहाँ पे दोनों में मोल आ जाएगा, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दो नो यूनिट। सर हो गया। ओके, अब आते हैं हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ, इसको रिपीट करते जाओगे बार बार तो इन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, फिर वहां पे आपके पास कैलकुलेशन के लिए होगा, तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। हेनरी लॉ के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ये पार्शियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर नहीं होता, ये होता पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू एक्स ए। अब ये जो एक्स ए होता है, ये होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है और सॉल्युबिलिटी भी हो सकती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में तो लिखा होगा मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे लिखा होगा सॉल्युबिलिटी, एक ही बात है। तो सॉल्युबिलिटी भी, इसका मतलब भी यही हुआ, ठीक है, ऑफ गैस। और जो ये पी ए होता है, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
तो एक फॉर्मूला ये हो गया। और के एच आपको पता है, के एच होता है हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट। एक और फॉर्मूला उसमें यूज होता है एम या मोलैरिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी। बाकी एम का मतलब ये मास हो गया, अगर एम दिया है तो मोलैरिटी हो गया, एक ही बात। अगर मास दिया है तो मास अप्लाई करो, मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी अप्लाई करना सर मास स्मॉल एम से होगा या कैपिटल एम से? है। स्मॉल एम, कैपिटल एम के लिए ये है मोलैरिटी। या डब्ल्यू लिख सकते हो, सबसे बढ़िया है डब्ल्यू लिख दो मास के लिए। सर हो गया। हो गया। अब इसमें क्या होता है, कई बार एक डेल्टन्स का लॉ भी लग जाता है, डेल्टन्स लॉ। अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे हम डेल्टन्स लॉ, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था डेल्टन का, वो लॉ भी हम इसमें लगा सकते हैं। डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अगर सपोज उसने टोटल प्रेशर दे दिया आपको इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में सपोज उसने टोटल प्रेशर दे दिया आपको, तो अब टोटल प्रेशर दे दिया और मोल फ्रैक्शन दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है हमें पार्शियल प्रेशर की जरूरत है, टोटल प्रेशर की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा के आप पार्शियल प्रेशर पहले निकालोगे, ठीक है। और पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। डन। यस सर। ऐसे टिक लगा दिया करो तो भी मैं समझ जाऊंगा। मुझे लग रहा था चेकिंग करी थी, इतनी थी, इसीलिए ऐसे टिक लगाते ही हूँ। आप देखो नेक्स्ट इसमें आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी ए, ये भी पार्शियल प्रेशर है, इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और अगर बी के लिए आ गया तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। पी नॉट का मतलब प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है, एक्स बी। ये सॉलिबिलिटी भी होता है और मोल फ्रैक्शन भी होता है, ध्यान रखना। और फिर वो कहता है टोटल प्रेशर अगर यहां से निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी, या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो इसको, इससे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो इसमें तीन फॉर्मूले यूज होंगे, एक दो और तीन फॉर्मूला। तो ये भी टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर की ये वैल्यू दी है, तो इसको अप्लाई करके आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। या टोटल प्रेशर से कुछ भी एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सब दिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे पता चल जाएगा मुझे कि चलो आपने लिख लिया। ये है वोलेटाइल के लिए, ध्यान रखना। ये है, इसको एक और लिख देना, रॉल्स फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको लिख देना वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स इजीली बन जाते हैं उसे कहते हैं वोलेटाइल, जो अच्छा बच्चा होता है, अच्छा। ठीक है, फिर आता है खड़ूस, RAOULTS। ये है कैसा, बिल्कुल कहना नहीं मानता जो, इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर्स ही नहीं बन रहे, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सॉल्यूट तो ये कैसा है, जिसके वेपर्स ही नहीं बनते हैं, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो इसके लिए क्या दिया था, उसने कहा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पी नॉट माइनस पी एस होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो। और पी नॉट का मतलब आपको समझ जाना है, पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर का होगा तो पी नॉट, और अगर उसने बोला कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बता दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा पी एस। ओके ओके, वेरी गुड। अब आता है देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करते हैं हम लोग। कोलिगेटिव में पहला यही आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी फर्स्ट पॉइंट यही है जो अभी हमने लिखा था। क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें देखो एक चेंज कर देता है बस, वो कहता है इतना जो बड़ी कैलकुलेशन इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं और लिखते हैं डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये किसके लिए है? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर कंसंट्रेट हुआ यानी अमाउंट ज्यादा हुई तो इसमें पी एस आ जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम होता है। डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। ओके श्वेता, निधि, ओके वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कभी भी आप कोई सॉल्वेंट लोगे और उसमें किसी सॉल्यूट को मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा हर हमेशा। तो इसको डेल टीबी से दिखाते हैं, यानी एलिवेशन कितना हुआ तो डेल टीबी ये हो जाता है टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ एलिवेशन मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। तो ये कितना बढ़ेगा? जितना बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होता है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला, बस दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम होता है मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी को हम एक्सटेंड करेंगे तो इसको लिखते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए के बी का मतलब क्या होता है। के बी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे एक और वर्ड कहते हैं इब्लोस्कोपी कांस्टेंट। ओके वेरी गुड। बाकी इनमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई कि किसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बाकी सब आ गया समझ में? सर हो गया ना? नेक्स्ट देखो, इसी लिख लिया था ना सबने? नेक्स्ट देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब जब भी आप सॉल्वेंट में क्या करोगे, किसी सॉल्यूट को मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो इसको डी नॉट को हम ये भी कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, नॉट का मतलब होता है सॉल्वेंट, तो किसका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कम होता है तो जिसका कम होगा उसको बाद में रखना है। और एक और फॉर्मूला सेम होता है, के एफ, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और के एफ इज इक्वल टू होता है, क्योंकि ये मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए मोलैलिटी को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो सेम है लगभग, केवल एफ यूज करना है बी की जगह पे, बाकी लगभग पूरा सेम होगा, इसे लिख लो। ओके, तो रिज्वाइन करना है क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया, तो आप रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे। रिज्वाइन लिख लिया ना श्वेता? यस सर। ओके, तो रिज्वाइन करो आप, रिज्वाइन।